इंडिया में कौन कौन से स्किन कंडीशंस होते हैं बच्चों को? फंगल इज मोस्ट कॉमन। हमारे वहाँ गर्म करके बहुत रखते हैं बच्चों को। बच्चे को पसीना होना नहीं चाहिए। एंड वेट स्किन वो खाना है फंगस के लिए, फट करके दे स्टार्ट ग्रोइंग। डू यू थिंक वैसे मदर की स्लीप साइकिल अगर अप डाउन हो तो बच्चे की भी अप डाउन होती है? अगर मदर इज इन इमोशनल स्ट्रेस, सोई नहीं है, मिल्क विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। एक मदर ऑब्सेस हो जाती है बच्चे से, सोया खाया पिया क्या हुआ, एंड आफ्टर अ व्हाइल देयर इज अ क्रैश कि अभी आई डोंट नो। एक रूरल बेबी और अर्बन बेबी में डिफरेंसेस बताओ। नंबर 1 दे फॉल बहुत कम बीमार। नंबर 2 इज पॉपुलेशन एक्सपोजर एंड कंसंट्रेशन। एंड नंबर 3 खुद की खेती, खुद का खाना। बच्चे ड्रूल बहुत करते हैं, सो ड्रूलिंग की वजह से रैशेस हो सकते हैं। वेरी कॉमन। ट्रीट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इज क्लेंजिंग, देन यू ट्रीट। अगर माइल्ड है तो सूदनिंग क्रीम्स, कैलेंडुला बेस्ड लोशंस। खराब है तो स्टेरॉइड। फिर यू हैव टू मॉइस्चराइज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग अगेन। देयर आर फ्यू किड्स जिनमें एक बॉडी ओडोर होता है, तो वो उससे कैसे दूर जाए? जब भी आप बच्चे को नहला के निकालो, डोंट लेट देम एयर ड्राई। एंड यस, ड्राई फिट कपड़े आते हैं ना, ब्रीदेबल, दैट इज द रूट कॉज ऑफ स्किन इन्फेक्शन। सो बेस्ट इज प्योर कॉटन क्लोथिंग। बच्चों को एसी में क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि क्या होता है, हम सबको हेल्दी स्किन चाहिए, इसीलिए हम एक स्पेशल सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम एडवांसिंग स्किन हेल्थ फॉर एवरी स्किन स्टोरी के बारे में बात करेंगे विद सेंसिटिव स्किन एक्सपर्ट सेटाफिल। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी एजिंग, उसके कॉजेज और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बेबी स्किन के बारे में। बहुत से ऐसे मिथ्स हैं जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं एंड पेरेंट्स आज तक बिलीव करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यही हैबिट्स आपके बेबी की स्किन को हार्म कर सकती है? आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर निहार पारिक, एक वेल नोन पीडियाट्रिशियन, MBBS, DCH, MD। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शंस, इम्पेटिगो जैसे इन्फेक्शंस बेबीज में कॉमन क्यों हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का सही तरीका क्या है और बेबीज की स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए। अगर आप एक पेरेंट हैं या आपकी फैमिली में कोई बेबी है तो ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और कमेंट्स में मुझे बताना कि इस एपिसोड से आपने क्या सीखा। बेबी स्किन कंडीशंस के बारे में लोग अक्सर क्या गलत समझते हैं? सी बेबी स्किन कंडीशंस में फॉर एवरी पेरेंट एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे की स्किन सेम नहीं होती। एवरी न्यूबॉर्न, एवरी 9 month ओल्ड, एवरी 1 year ओल्ड, फ्रॉम बर्थ से लेके 1 साल तक हर स्किन इशू जो बच्चे की रहती है वो इंडिविजुअल रहती है, वो जेनेटिकली ओरिएंटेड। अगर मदर फादर, अगर बड़ों में किस में भी स्किन की प्रॉब्लम है तो वो सब मैनिफेस्ट होता है लेटर। ओके। क्योंकि क्या होता है कि अगर न्यूबॉर्न स्किन, 4 महीने की बच्ची के स्किन पे रैश आया, सो पेरेंट्स से लाइक, डॉक्टर मेरी और मेरे फैमिली में कोई किसको एक्जिमा नहीं है, किसको एटोपिक डर्मेटाइटिस नहीं है, किसको, तो इसको कैसे हुआ? अप टू 30%, 28.3 टू बी प्रिसाइज, ऑफ न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स 1 साल के नीचे, उनको कभी ना कभी एक्जिमा या स्किन सेंसिटिविटी रहती है। ओके, एक्जिमा क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेन करो। सो सेंसिटिव स्किन मतलब स्किन जो न्यूबॉर्न से लेके 1 साल तक इन्फेंट की स्किन, हाउ इट रिएक्ट्स टू एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल डस्ट का उस पे असर, मालिश का उस पे असर, टच का उस पे असर, कौन सा कपड़ा उस पे डाला है उसका असर, हर बच्चे में अलग अलग रहता है। ओके। स्किन जिसकी नॉर्मल रहती है और लेस सेंसिटिव, उनको कुछ नहीं होता है। थोड़ी सेंसिटिव रहती है उनको रैशेज आते हैं, थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं उनको फ्लेयर अप्स और रैशेज जैसे, मतलब कि एंग्री पैचेस विच आर एक्सट्रीमली इची पूरे दिन, मेक्स द चाइल्ड क्रैंकी। उसके ऊपर रहता है इन्फेक्शन, जो अगर बच्चे को वही स्किन बैरियर जो टूटा है और रैश आया है उस पर बैक्टीरिया घुस गए तो उसका इन्फेक्शन। सो देयर लेवल्स ऑफ सेंसिटिविटी स्किन के। 1 इज़ नॉर्मल स्किन, लेवल 2 सिंप्लीफाई ब्रेक डाउन करो तो ड्राई स्किन। उसके बाद सेंसिटिव में आती है एटोपिक डर्मेटाइटिस विच इज़ माइल्डर। एटोपिक मीनिंग रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एलर्जन। डर्मेटाइटिस, डर्मा इज स्किन, आइटिस इज इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। सो सेंसिटिव स्किन टू एलर्जेंस। उसका मोस्ट सिवियर फॉर्म रहता है एक्जिमा, जो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, चांस ऑफ इन्फेक्शन हायर,
रिकरेंस एंड एक्जिमा मतलब कैसे पैचेस जो हो जाते हैं पैचेस विच आर व्हाट वी कॉल, उसके 3 बेसिक फेज रहते हैं. वन इज अ फ्लेयर अप, लाल, मॉइस्ट एंड एंग्री लुकिंग, गुस्से वाला एकदम, यू नो, वेटिंग टू, यू फील लाइक द स्किन इज बर्निंग, वैसा दिखता है. यू कैन कॉल इट थोड़ा जला हुआ स्किन जैसा लुक आता है. दैट्स अ सिवियर फॉर्म. उससे पहले ट्रीट करो, फिर पैचेस रह जाते हैं. बिकॉज जब स्किन हील होती है तो इधर हील्स विद स्कार्स और ड्राइनेस, और उसके बाद वो परमानेंट ड्राइनेस कई बच्चों को रहता है, जो जिधर भी देखो हाथ घुमाओ तो प्रिकली. सो दीज आर सेंसिटिव स्किन्स. कई बच्चों को कुछ भी लगाओ कुछ नहीं होता है. स्किन इज ऑलवेज नाइस, सॉफ्ट, ग्लोइंग. सो दिस इज नॉन सेंसिटिव स्किन, बट 30% हैव इट. सो इंडिया में कौन कौन से स्किन कंडीशंस होते हैं बच्चों को बहुत कॉमन है जो? फंगल इज मोस्ट कॉमन. क्या होता है इससे? फंगल में जो जिस स्किन एरियाज में हवा कम पहुंचती है, पसीना ज़्यादा बनता है, वहाँ हाउ वी गेट अ फंगल, वो दांत खाज खुजली हटाओ वाला एड, दोज रिंग वर्म्स काइंड ऑफ, यू नो, गोल गोल वाले. Oh, that is fungal infection. That is fungal infection. So दांत जो बोलते हैं ना, इज फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस. तो ये बच्चों को बहुत कॉमन होता है? वेरी कॉमन. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज एक तो हमारे वहाँ एक रिवाज है, गरम करके बहुत रखते हैं बच्चों को, ठंडी लग जाएगी ये. और एक बेसिक सीक्रेट सॉस है गुड स्किन हेल्थ का, बच्चे को पसीना होना नहीं चाहिए. वो पसीना जो इधर रहता है, इट स्टिक्स, ब्लॉक्स द पोर्स, causes infection, and humid skin, wet skin is a primary, वो खाना है फंगस के लिए, बैक्टीरिया. किधर दिखा फट करके दे स्टार्ट ग्रोइंग. और अपने जो गोल मटोल बच्चे रहते हैं ना, उन यू वांट देम ना, ऐसे ही चाहिए, ऐसे बड़े बड़े, ऐसे वो 3 layer thighs and fatty muscles and, you know, chubby cheeks and, you know, गर्दन नहीं दिखनी चाहिए, वैसा गाल. तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा रहता है. Because उनको ज़्यादा sweaty होगा. And you are not able to reach those areas. हवा पहुँचती नहीं है. तो साफ करने के टाइम पे अगर थोड़ा पानी रह गया, अगले दिन देखा तो ये पूरा फंगल इन्फेक्शन. सो इन्फेक्शंस. सेकंड इज ब्रोकन स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. हमारे वहाँ एक बड़ा रिवाज है, घिस घिस के मालिश करो. अगेन नेक्स्ट मिथ आई वांट टू बस्ट. वो अमेरिका में कोई मालिश नहीं करता है, सब गोल्ड मेडल उधर ही जाते हैं. माई पॉइंट बीइंग, तगड़े होने का फ्यूचर में और मालिश अभी से कनेक्शन थोड़ा कम है. कुछ नहीं है. कुछ अराउंड से कुछ नहीं तो सब, बट कम है. ओके. इन द सेंस आई टेल यू, साइंटिफिक डेटा ऑफ मसाज, बच्चे का न्यूबॉर्न स्किन का, हर इन्फेंट स्किन का हर पार्ट हैज़ अ स्पेशल न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन टू सम पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट्स कॉल्ड अ डर्मेटोम. ओके. वो अपना मैप दिखता है ना, वो पूरे इंडिया में इतने स्टेट्स है, वो पूरा बॉडी इज डिवाइडेड इनटू दोज डर्मेटोम्स. ठीक है. एंड ईच डर्मेटोम हैज अ कनेक्शन टू द ब्रेन. इफ यू गो थोड़ा फर्दर डिटेल में, अडल्ट्स में जाओ, बोलते हैं ना पैर के ये पार्ट पे मसाज करो तो डायबिटीज कम होता है, इधर मसाज करो तो हेडेक कम होता है. इट्स नॉट कंप्लीटली इनकरेक्ट. ओके. सो दैट्स द डर्मेटोम थिंग. ओके. सो बच्चों में इफ यू वांट टू स्टिम्युलेट देयर ब्रेन, एवरी डर्मेटोम नीड्स टच. And that's where the concept of massage. So massage joints के लिए इतना important नहीं है जितना brain development के लिए important है. There is no connection to the joint. तो मैं वही बताता हूँ, कीजिए. मेरा प्रेफरेंस का क्या है कि आप मसाज कीजिए हल्के हाथ से, दबा दबा के, विद दैट नोशन कि मैं जितना दबाऊंगी उतना तेल अंदर घुस के हड्डियों में पहुँच के स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मसल्स को, मांसपेशियों को, हड्डियों को. दैट अनफॉर्चुनेटली हैज़ नो कनेक्शन. सो न्यूरो डेवलपमेंट के लिए मसाज इज गुड. हल्के हाथ से कीजिए. इम्पेंटिगो क्या होता है? I've been hearing this since very long time. इंटरनेट पे तो बहुत चल रहा है. इट्स अ बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन. ओके. क्या होता है ये? बैक्टीरिया स्किन के अंदर घुस जाते हैं, ब्लड सप्लाई ज़्यादा रहती है, दे नेस्ट देयर, पस बनता है, इट कॉजेज मल्टीपल बॉयल्स, दे ऑल फ्यूज टुगेदर. इट्स अ नास्टी पिक्चर. इट कैन लिक्विफाई कभी कभी, तो खोल के थोड़ा ड्रेन करना पड़ता है, या ओरल एंटीबायोटिक्स. पर हमारे वहाँ जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, आई कीप टेलिंग एवरीबडी, नहलाओ नहलाओ बच्चे को नहलाओ. वी आर नॉट इन अमेरिका या वी आर नॉट इन द वेस्ट वे टेम्परेचर्स डोंट लेट यू स्वेट. यहाँ तो
अपना विंटर इज नॉट विंटर यार, अपना विंटर किधर रहता है यार, वी आर स्वेटिंग हियर आल्सो, सो स्वेट इज द चाइल्ड स्किन्स एनिमी. तो बच्चे को स्वेट आए ही नहीं, उतना कूल क्रिस्प करके रखो. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव डन 3 myths. यस. बट थर्ड मिथ कंप्लीट नहीं करी. तो अगर ऑयल नहीं तो फिर क्या? लोशन. हाइड्रेट द स्किन, मॉइस्चराइज द स्किन, नाइस कूल जेंटल मसाजेस, एंड इवन मोर सो अभी विंटर में तो और लगेगा. अपने वहाँ जो ड्राइनेस रहती है स्किन में वो ज़्यादातर विंटर में आती है, बट नॉट एज बैड एज द नॉर्थ बिकॉज इट्स नॉट दैट कोल्ड. सो मॉइस्चराइज करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन डेली बेसिस. और स्किन का सन डैमेज इज वेरी कॉमन. So moisture also protects against sun, moisturizing lotion. छोटे बच्चे हैं तो you're not going to take them out एकदम बड़ी धूप में. They're not going to go swimming क्योंकि swimming और नहीं चाहिए इतना ज़्यादा strong. So sunscreen you don't need at that young age. But after 1 or 2 years, so you need sunscreen. When right? you step out, yes. After 6 months also you can apply sunscreen? You can. I mean there is no strict regulation, but इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं. Our parents are very conservative when it comes. The newer parents, they have come to a level where they don't want to do anything that they by far थोड़ा भी डाउट रहा कि बच्चे को इससे तकलीफ होएगी, they want to stay away. Yes, they are. Prevention is gotten into that level now, which is fair because the information out there, they know about every disease, her vaccine, even before it's out there. Yeah, so it's काफी कुछ है. So I would want a simple request. I'm going to take this opportunity to tell every parent out there कि जब भी आप मेड से मालिश कराओ, ये सब बहुत ऑब्जर्व करो. उनकी रिचुअल्स डोंट ब्लाइंडली फॉलो. उसमें 3 चीज़ अवॉइड करनी है. नंबर 1, घिस के नहीं करना है बिकॉज यू आर डैमेजिंग. नंबर 2, ये बाल नहीं निकालने हैं, उसमें वो आटे की लोई अगेन फ्रिक्शनल डैमेज, यू आर रूइनिंग द स्किन. वो अपने आप चला जाएगा, कुछ नहीं करना है. नंबर 3, नाक और कान में फूक या तेल नहीं डालना है. एंड नंबर 4, ये दबा के दूध नहीं निकालना है. दे रिमूव मिल्क विच इज़ कॉल्ड द विचेस मिल्क, गोज अवे. हमने कितनी बार इधर के एब्सेस ड्रेन किए because they've traumatized those glands. So these are common myths that we bust. Yeah. Okay. बच्चों को स्किन पे इरिटेशन क्यों होती है? I've seen that कहीं पे रेड हो जाता है, कहीं पे कुछ होता है और फिर वो बहुत इरिटेट होकर रोने लग जाते हैं. What are the common causes? The main recipe, the ingredient in the recipe of skin problems in children 3 साल के below is dryness. जो जितना ड्राइनेस कम रखोगे, जितना मॉइस्चराइज करोगे, उतने ही प्रॉब्लम्स कम आएंगे. कितना मॉइस्चराइज करना चाहिए एक दिन में एक बच्चे? Twice a day. And no, see normally कोई भी अच्छा क्वालिटी, फुल बॉडी, हेड टू टो. कौन से 2-3 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो किसी भी बेबी मॉइस्चराइजर में नहीं होने चाहिए और वो बच्चों को लगाना ही नहीं चाहिए? बेबी स्किन का pH है 5.5. तो इन एंड अराउंड 5.5 के जितने भी pH वाले मॉइस्चराइजर है वो आप बेझिझक यूज कर सकते. Do you recommend kids this? Calendula is good. Dermatological tested. This is the same one. Then there is a vitamin E oil that also soothes the chamomile. So this has vitamin E. Vitamin E oil. Yes. So that is very good. Chamomile is very good. So these are certain things that we prefer, which are natural ingredients. Chamomile से नींद आती है. हाँ. तो बच्चों में भी chamomile they can rub oil, chamomile oil rub करना चाहिए. Magnesium oil आता है. सही में? Yeah. And it works? On the oil from the front, it helps in muscle relaxant. As a muscle नींद अच्छी आती है. Just they like the touch. It makes them feel good. They relax. They chill. So it's good now. It's very good. Keep oiling them also for like good sleep. So for sleep, yes. The kid 100%. Also deserves a good sleep. Genuinely nice, just gently rubbing the oil is very good. वो प्रॉब्लम क्या है, वो कंट्रोल नहीं होता, फिर घिसते रहते हैं. That's the problem. Do you think वैसे मदर की स्लीप साइकिल अगर अप डाउन हो तो बच्चे की भी अप डाउन होती है? Is there any correlation? हमारे वहाँ क्लिनिक में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, mother's mental health and physical health is as important as the baby's health. Because अगर mother is in emotional stress, थकी है, सोई नहीं है,
परेशान है, नॉट एन्जॉइंग द प्रोसेस, मिल्क विल ऑटोमेटिकली स्टॉप. और फिर विशेष साइकिल हो जाए, दूध कम हो गया, क्यों कम हुआ, ऊपर का देना है, ये देना है, और स्ट्रेस और कम, और स्ट्रेस और कम. सो कीपिंग, एंड प्लस प्रेगनेंसी के बाद mother's hormones are not her best friends. You heard of postpartum blues, feeling low, crying at a drop of a hat, bajawing the husband at a drop of a hat. These are all normal things. But at that time, you need to make her feel good. 2-3 things we tell them. Agar you're feeling low, don't talk to any of your friends jiska bacha ho. It'll give you more stress. Don't talk to anybody about your child. Watch a happy show that makes you laugh. Friends देखो, ये देखो, वो देखो. Read a book that makes you feel good. Unfortunately, हमारे वहाँ ऐसा है कि first 40 days you can't step out for whatever reasons. But I am a big fan of the mother getting that half an hour. घर से निकलो भाई. Change the environment. नहीं तो everything to extremes. एक mother obsess हो जाती है बच्चे से. सोया, खाया, पिया, क्या हुआ, ये रैश दिखा, वो रैश दिखा, ये करो, वो करो, ये आवाज़ कम करो, ये टेम्परेचर कम. देखो, their entire life is consumed with that child. They lose their self, they lose their identity. And after a while, there's a crash. कि अभी, I don't know who I am. It's very simple logic, which I would tell every mother, कि अगर आपका बच्चा is growing well, please don't worry about too many technicalities उनकी सिस्टम सेट करने में. ये स्लीप स्केड्यूल, पॉटी स्केड्यूल, फीडिंग स्केड्यूल, वो स्केड्यूल बनाते बनाते वो खुद थक जाते हैं, लेकिन बच्चों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. बट इफ़ योर पीडियाट्रिशियन सेज कि वज़न अच्छा बढ़ा है, नो चाइल्ड विच इज़ ग्रोइंग वेल विल हैव डिप्राइव्ड स्लीप. ग्रोथ डजंट हैपन. नो चाइल्ड जिसका वज़न अच्छा बढ़ रहा है इज डिप्राइव्ड इनटेक, वेट गेन डजंट हैपन. नो चाइल्ड हु इज़ अ हैप्पी स्माइलिंग चाइल्ड is emotionally deprived of love, so the mother can back off. So when you get these signs and your pediatrician at every visit बताता है कि please don't worry, genuinely उतना खाली सुन के जाओगे ना, तो आप भी शांति से सोओगे. And because of stress, ये मिल्क वाला जो आपने साइकिल बोला, ये विशेष साइकिल बन जाती है. करेक्ट, राइट. There's also a question कि अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हो, उस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए. सो इट्स लाइक दिस, अगर मदर को कफ कोल्ड फीवर के साथ है तो शी कैन इन्फेक्ट बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी, पास रहने से. बिकॉज अगर इट्स लाइक यू एंड मी, मेरे को खांसी सर्दी है, मैं आप पे खांसी करूँ तो आपको लग जाएगी विथ फीवर. बेसिक अदर फंडामेंटल एवरी पेरेंट शुड अंडरस्टैंड इज, अगर उनको खांसी सर्दी है और बुखार नहीं है तो दे आर नॉट कंटेजियस. ओके, हाइजीन यू कैन मेंटेन, वो अच्छी बात है, लेकिन इतना पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है. अगर बुखार है, वेयर अ मास्क, यू कैन स्टिल फीड. A lot of दवाएं आप ले सकते हो even during breastfeeding. We are very, very, very pro breastfeeding. All pediatricians are very pro. When I'm saying this, ये उसका वो मतलब नहीं कि जिनको दूध कम आ रहा है वो गलत कर रहे हैं. That doesn't make it wrong. But हो सके इतना breastfeed. फट करके don't take up excuses to stop breastfeeding. तो मदर का जो फीवर होता है या मदर का इन्फेक्शन होता है, उससे बच्चे को नहीं आता था ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू? नहीं आता है. So you won't believe mother's milk पे sometimes गर्ल बेबीज को, न्यूबॉर्न्स को डिस्चार्ज भी होते हैं, सूडोमेंसेस बोल, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना. देख के तो भी मैक्सिमम पैनिक कॉल्स बचपन में ही. बर्थ के बाद विद इन द फर्स्ट 2 months दे ओपन द डायपर, खोलते हैं और दिखते हैं कि उधर थोड़ा खून है. You and me, anybody as a parent would absolutely panic. But that's normal. Pseudomenses. Again, mother's milk के hormones playing on the uterus of the girl child and causing a little bit of period-like discharge. So, हमारा गोल यही रहता है कि पेरेंट्स को बिफोर पैनिकिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड. हमारा जो फर्स्ट विजिट रहता है न्यूबॉर्न के साथ, मैक्सिमम टाइम इज स्पेंड एक्सप्लेनिंग देम व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज अबनॉर्मल. मैक्सिमम टाइम इज स्पेंड समझाने के कि रेड फ्लैग्स एक्चुअली क्या है. क्या इंटरेस्टिंग. You have one, if you have 1 minute, I will start and finish in 1 minute. The advice I would give to a newborn. Please. It is so spinal that I don't even have to have the baby in front of me. Okay. So breastfeeding, if you start.
10 to 15 minutes on this side, 10 to 15 minutes on this side. No feed should cross more than 20 minutes. A total feed of not more than 40 minutes. Walk around with the baby for 5 to 7 minutes. If the baby burps, it's fine. Burp नहीं किया तो नीचे रख दीजिए. Burp नहीं किया और दूध बाहर निकालना नॉर्मल है. दूध जैसा, दही जैसा, पानी जैसा, मुंह से, नाक से, सब नॉर्मल है. आपके मिल्क पे बेबी को पॉटी होएगी रेंजिंग फ्रॉम 3 to 15 इन अ डे. एब्सोल्युटली नॉर्मल. गोल्डन येलो चटनी जैसे दाना दाना. हाईली एसिडिक तो पॉटी की जगह लाल हो जाएगी. डोंट क्लीन विद वाइप्स. यूज़ कॉटन बॉल्स. डैब इन लूकवार्म वाटर. एयर ड्राई और डाइपर चेंज कीजिए. डाइपर का रूल चेंज करना है हर 3-4 घंटे पे. गीला है कि नहीं है चेंज करना है. छींकना नॉर्मल है डजंट मीन द बेबी हैज़ अ कोल्ड. शिवरिंग नॉर्मल है डजंट मीन द बेबी इज फीलिंग कोल्ड. When you talk about temperature, 23 to 24 on AC with the fan on 1 and 2 for ventilation. Hiccups are absolutely normal. And last, skin care. The lesser you do, the better it is in the first 1 month. दबा के दूध नहीं निकालना है. मुंह में उंगली डाल के साफ नहीं करना है. नाक और कान में तेल या फूक. Wow. This is your प्यार का पंचनामा dialogue. This is me. I completely got that feeling. I was like, रट गया दिन भर. Because we are doing this day in and day out. This is what you do video with like newborn baby के साथ जो parents आते हैं. Yes, like, उसके साथ बैठ के. Here's 1 minute. Yes. And then you know what happens? कैसे सीखने को आया पता है? Because ये जो सब क्वेश्चन लेके आते हैं वो आंसर कर करके we found this. And now it is so close that after ये 1 minute का dialogue delivery के बाद we ask the parent, do you have any questions? No. हो गया. Doc, you've answered all of them. I said, I have questions. Yes. Okay, fever के बाद जो rashes होते हैं skin पे, is that normal? हाँ. So these are viral rashes. Post fever viral rash. Dangerous होते हैं क्या? नहीं यार. In fact, it is pathognomic. मतलब for us, वो diagnosis confirm करने के लिए कि viral ही था, is a rash after the fever goes. It had different types of rashes. Okay. 2-3 we are worried about, so we test. Highly itchy rash all over the body. Post fever can be dengue. Okay. वो आता है बहुत खुजली बुखार जाने के बाद. और तभी प्लेटलेट्स और काउंट सबसे ज़्यादा ड्रॉप होते हैं, तो वो करना ज़रूरी है. ये तो मेरे साथ भी हुआ है. Correct. So you know, yes. Right now it happened. Dengue was very much there a month or 2 ago. दूसरी बात, एक टिपिकल क्लासिकल जो मैक्यूलोपैपुलर रैश बोलते हैं वो है साइंस ऑफ मीजल्स. बुखार जाने के बाद. लेकिन मीजल्स वाले बच्चे आर वेरी सिक चिल्ड्रन. मतलब आँख लाल, वॉमिटिंग, साइंस ऑफ अर्ली निमोनिया, खांसी करते हुए, कोलैप्सिंग हियर एंड देयर. तो बुखार गया कि नहीं गया, यू नो इट्स मीजल्स. पेरेंट विल ऑल्सो नो बाय देम. एंड थर्ड इज आजकल का फेवरेट, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज. सुना है? दे ऑल न्यू टर्म्स, फैंसी डिजीजेस नाउ, न्यू एज डिजीज. So these are basically, हम उसको बोलते हैं चिकन पॉक्स का छोटा भाई. Okay. So 1-2 दिन बुखार आता है, कभी कभी नहीं आता है, और दूसरे दिन पे बॉयल्स शुरू होता है. As the name of the disease suggests, boils come on the hands. वो पानी वाले चिकन पॉक्स जैसे टिपिकल. Elbows, hands, bum, knees and inside the mouth. Hand, foot and mouth disease. दूसरे तीसरे दिन पे बॉयल्स बहुत बढ़ते हैं. बच्चा कुछ खाता नहीं है, रोता ही रहता है. ड्रूलिंग बिकॉज कांट swallow saliva also. इतना दर्द होता है. चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे निकल जाता है अपने आप ही. अपने आप कुछ नहीं करना. लेकिन दे लीव बिहाइंड अ लॉट ऑफ ड्राई स्किन. ऑल वायरल रैशेज ऑन हीलिंग लीव ड्राइनेस एज देयर साइन. तो अगेन मॉइस्चराइज. बट दिस हैंड फुट एंड माउथ एक्सट्रीमली कंटेजियस. क्लास में एक को हुआ ना, स्प्रेड्स लाइक अ फॉरेस्ट फायर, सबको हो जाएगा. बट द डिजीज इज नॉट दैट. पर अगर ये हुआ तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं, अपने आप ही हो जाएगा सही? सो डायग्नोसिस के लिए एक प्राइमरी असेसमेंट की, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ देम भी गला देख के पता लगता है. और फिर उसके बाद दवाई देते हो कि नहीं? नहीं, वायरल में किधर कोई दवाई देने की जरूरत पड़ती है. पेरेंट्स को 1-2 डोज दे देते हैं, शांत हो जाओ, डरो. अदरवाइज व्हाट यू ट्रीटेड अ वायरल. देयर इज अ सेइंग, नो यार, वायरल में एंटीबायोटिक से 7 दिन लगते हैं, बिना एंटीबायोटिक के 7 दिन लगते. You don't need it. एंड बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन से बॉडी पार्ट्स पे रैशेस होते हैं या इन्फेक्शंस होते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन? सो मैंने बताया वैसे कि जिस जगह पे वो गीले हो जाते हैं, जिस जगह पे वो रैश बनता है, यू नो, दस फ्लूइड कलेक्शन, हीट, स्वेट, नेक, हियर इज अ कॉमन साइट बिहाइंड द ईयर फॉर एलर्जिक रैशेज, एटोपिक डर्मेटाइटिस. पसीना, एल्बोज, हैंड्स, ग्रोइन्स,
डायपर रैश, डायपर एरिया बिहाइंड द नीज, वेरी कॉमन। और डायपर का बहुत ध्यान रखना है। डायपर का क्या ध्यान रखना है? एक रूल फॉलो करना है, नहीं तो बहुत तकलीफ वाली बात है, स्पेशली अगर गर्ल्स है तो। नो टेल यू बिकॉज योर मामा जी सो। द रूल ऑफ डायपर इज वेदर वेट और नॉट, दिन है कि रात, गीला है कि नहीं, 3-3, 4-4 घंटे पे बदलते हैं ना। मैंने इसका एक थोड़ा पोस्ट बनाया था, इट गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज, बट उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई। इतना डायपर कौन बदलेगा, आपको पता नहीं डायपर कितने महंगे हैं। ना आई अग्री, बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर द ह्यूमिडिटी इज सो हाई, डायपर रैशेस बहुत कॉमन है। और डायपर रैशेस में फीमेल्स में अंडर 2 years of age, the size of the urethra is very short and narrow. थोड़ा भी स्किन इन्फेक्शन, पेरिनियल रीजन बोलते हैं इसको, अगर हुआ तो फट करके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन फीमेल चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर सो कॉमन, वेयर वीव रीच्ड अ पॉइंट, हम उस मकाम पे आ गए हैं कि अगर आप, योर डॉटर 1.5-2 साल से कम है और बुखार आया, अगर 2 दिन में कुछ खांसी सर्दी है और ऐसे ही रैंडमली चालू है, प्लीज़ गेट ए यूरिन रूटीन। उतना कॉमन हो गया है। और नंबर 2, पॉटी करने के टाइम पे व्हेन यू क्लीनिंग, ये दूसरी बात एवरीवन शुड रिमेंबर, क्लीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब यूरिन की जगह से नीचे जाके स्टूल की जगह पे, यू कैन यूज वाइप्स, यू कैन यूज एनीथिंग, बट वो क्लीन टॉप डाउन क्लीन करना इज वेरी टॉप डाउन, नॉट डाउन अप। डाउन अप करोगे तो वही इन्फेक्शन ऊपर चला जाता है, UTIs. So these are very basic things you can avoid, can do to prevent urinary tract infections in girl children especially. बच्चों में cancers are quite common now. Actually, it burns my heart to say it when we have to 1-2 साल की बच्ची के पेरेंट्स को बताना कि आपके बच्चे को लुकीमिया है कि लिम्फोमा है कि, but we are seeing it. क्यों बढ़ते आ रहा है बच्चों में ये? I think it's genetic mutations. Faulty genes from the parents may not be that faulty when they are owning it, but when they're coming together, there's something, किधर कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। Hereditary है, you will say. Hereditary is a strong, तो lifestyle क्या, कुछ नहीं ना, क्या करोगे? So it's genetic. Genetic expressions are becoming more and more. इसको mutations बोलते हैं ना, sudden change in the structure of the baby's genetic structure. Okay, we're talking about skin care and taking care of the kid. Do you think nail care important होता है बच्चों के? Yeah, because dry skin is itchy skin. Itchy skin means they're going to scratch. If they have nails, they're going to break the skin more. They're going to get infections. So filing the nails is cutting is very risky. वो इतना कभी कभी क्लोज कट कर देते हैं कि we see lot of newborns जिसके skin infected रहते हैं around the nail. And that is why, क्योंकि the maid got or the mother got very excited कि I want proper manicured nails. वैसा एकदम बाजू में जाके and they nip the skin, a small nip here, highly vascular area, good source of bacterial growth. Bas 3 days later. So these are very very common things. कौन सी एज पे नेल कट करना चाहिए बच्चे की? You can cut even newborn, but पहले मेरे हिसाब से file them. Okay. Filing will make them blunt. Then cut them. You get newborns के nail cutters भी आते हैं, लेकिन कभी भी skin के close होके थोड़ा छोड़ के cut करना है. Never get too close, because then you will 100% damage the skin. You know, I'm thinking because you said कि जहाँ पर भी liquid fluids आते हैं उधर बच्चों को skin के rashes होने लग जाते हैं या skin problems होती है. बच्चे drool बहुत करते हैं. Yeah, drool rash. So drooling की वजह से rashes हो सकते हैं? Yeah, it's called a drool rash. It's very common. Common है? हाँ, क्योंकि इसको हम बोलते हैं mouthing. Can happen as early as 2-2.5 महीने की उम्र में. Where the inquisitiveness of putting things in the mouth is there. Yeah. By 4 to 5 months, they have gums which are hardening. Formation of teeth have started. So that's itchy gums. Teeth may come out after 6.5 months. Even the first tooth can come up to 12 months. But because of the itchy gums, they put everything in the mouth. And they drool, because drooling makes them feel good. वो spit से खेलना उधर, bubbles बनाना, blowing strawberry. Very common है उसमें. और बाद rashes हो जाते हैं. Yes. और So फिर again, उसको treat कैसे कर सकते हो? So any rash का एक ही फंडा है. First is cleansing. पहले clean करो. Then you treat. अगर mild है तो सूदनिंग क्रीम्स, कैलेंडुला बेस्ड लोशंस, स्किन रिपेयर क्रीम्स. खराब है तो स्टेरॉइड्स लगाने पड़ते हैं.
एक बार वो हो गया, फिर यू हैव टू मॉइस्चराइज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग अगेन एंड अगेन. तो अगर ढंग से मॉइस्चराइज रहा हर पार्ट बच्चे का, हर बॉडी पार्ट, देन चांसेस ऑफ गेटिंग 80% रैश आप प्रिवेंट कर सकते हो. So you're saying मैक्सिमम प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए सॉल्व हो जाएगी कि बच्चे को 2 बार मॉइस्चराइज कर दिया. करेक्ट, एज सिंपल एज दैट. एंड पसीना नहीं होना चाहिए. हाँ, क्योंकि मॉइस्चराइजर ज़्यादा लगाएंगे तो पसीना नहीं आ जाएगा. करेक्ट, सो टू कीप देम कूल. और वो पूरी आधी बॉटल नहीं चौपड़नी है यार. जस्ट थिन लेयर टू मेक श्योर दैट इट्स नाइस एंड लुब्रिकेटेड, बस और कुछ नहीं. You talked about cool, हाँ. but you've also said कि बच्चों को AC में 16 to 18 डिग्री के बीच में नहीं सुलाना चाहिए. हाँ, सो नो, दैट इज एक्सट्रीम. सो क्या होता है ना कि हमारे वहाँ बच्चों को AC में क्यों नहीं सुलाना चाहिए ये बताओ. AC में ही सुलाना चाहिए, बट टेम्परेचर शुड बी 23 और 24. 16, 17, 18 क्यों नहीं? क्योंकि क्या होता है 16, 17 तो आप सब जगह नहीं रख सकते हो, तो इधर 16 रखा है, फिर बाहर लेके जाओगे, दैट इज 32. दैट डिफरेंस ऑफ 16 to 32, आप कभी एकदम गाड़ी में से AC में से, ठंडे AC में से बाहर निकले हो. हाँ, तो एकदम लू. सो दैट इज गुड. बट हमारे में जो हम चश्मे पहनते हैं, इट फॉग्स. It fogs immediately. We can't see because the surface here is very cold and outside is warm. So there's condensation. That same condensation happens in every air in the body. Sinuses, headaches, coughs, colds, lungs, everything get that change of temperature. See, 16-17 डिग्री की एयर अंदर गई है, फिर 32 डिग्रीज की एयर अंदर गई है. अगेन कफ बन जाता है, साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं, रनी नोज चालू हो जाता है. बच्चों वेरी कॉमन ईयर इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ. बहुत, हर 15 दिन में बुखार आता है. हैव यू हर्ड ऑफ दैट? हर 15 दिन में लिटरली आई हैव टू शो, द पेरेंट शोज मी कि ये डेट देखिए, ये डेट देखिए, ये डेट. और क्यों आते जा रहा है इतना ज़्यादा? नंबर 1, देयर इज समथिंग कॉल्ड, कोविड के बाद ये बहुत बढ़ गया है, कॉल्ड हाइजीन हाइपोथेसिस. क्या होता है ये? कोविड के दरमियान जो भी बच्चे बॉर्न हुए हैं, उनमें इम्यूनिटी इतनी ठीक तरह से डेवलप नहीं हुई है, बिकॉज वो 2 साल और उसके 1-2 साल तक इतनी हाइजीन बढ़ा के रखी थी. एवरीथिंग वॉज सैनिटाइज्ड, नोबडी वॉज मूविंग अराउंड विदाउट अ मास्क. जो कॉमन एलर्जेंस, एंटीजेंस जो हम लोग लेके बड़े हुए हैं, व्हाट वी कॉल ए सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम. अगर एक चीज़ जो आपको हानिकारक है ये प्रपोर्शन में, लेकिन उसका 100 अगर रोज एक्सपोज किया तो बॉडी इज यूज्ड टू इट. वो नहीं हुआ उनमें. सो दे विल टेक टाइम. जो हमारे वहाँ बोलते हैं एलर्जिक कॉफ्स एंड कोल्ड्स 3-4 साल में निकल जाते हैं, अभी निकल रहे हैं, लेकिन 6-7 साल में जा रहे हैं. पहले जो 1 out of 5 किड्स को RAD, रिएक्टिव एयरवे डिजीज, चाइल्डहुड एजमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता था, इज नाउ 1 out of 2 चिल्ड्रन. Because of pollution. Because of smog, air quality. Okay, tell me, अर्बन बेबीज़ में एंड रूरल बेबीज़ में, दोनों में स्किन के कंडीशन डिफरेंट होती होंगी या क्या डिफरेंसेस होते हैं? बहुत. जो 30% मैंने दिया ना, वो एक्जिमा, सेंसिटिव स्किन रैशेस, इज ओनली अर्बन. इज ओनली अर्बन? इज ओनली अर्बन. रूरल में नहीं होता? नहीं, वो एलर्जन एक्सपोजर है ही नहीं. एक रूरल बेबी और अर्बन बेबी में डिफरेंसेस बताओ. नंबर 1, दे फॉल बहुत कम बीमार एज कम्पेयर टू अस. बहुत कम बीमार. रूरल बेबीज कम बीमार होते हैं देन अर्बन बेबीज. ओके, बिकॉज ऑफ द sheer load, जो अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, द पॉइंट, जन्म होने के बाद तुरंत पहले ही साल में इतने एक्सपोजर्स इधर, और कंपेयर टू एयर क्वालिटी. एयर क्वालिटी इज नंबर 1. Number 2 is population explosion and concentration. Packed. इधर आप कोई भी नॉर्मल हाउस होल्ड में जाओ तो 500 स्क्वायर फीट में 4-5 जन रहते हैं, एवरेज इफ यू कंसिडर. उधर नहीं है इतना. बिगर हाउसेस, वेंटिलेटेड, नॉट फैंसी, ये लाइट वो लाइट नहीं, सब खुला. वेंटिलेशन, नंबर ऑफ पीपल. मतलब एक बीमार पड़ा तो ये नेसेसरी नहीं है कि दूसरा बीमार पड़े. यहाँ एक बीमार पड़ा, पूरा घर बीमार. एक वीक में पूरा घर बीमार. सो नंबर 2 एंड नंबर 3, चांसेस ऑफ देम ग्रोइंग देयर ओन फूड. खुद की खेती, खुद का खाना, क्वालिटी इज
अनकम्पेरेबल। Okay, I also want to compare something. Normal delivery और C-section delivery में दोनों में difference क्या होता है skin में? So the process of normal vaginal delivery, क्या होता है उसमें? जो मदर की पैसेज, बर्थ पैसेज की सब Good bacteria और गुड contents. बैक्टीरिया, द secretions the baby brings along, Okay, and we keep cleaning them at birth. ठीक है. We get rid of that a lot, but a lot of that stays, is very sticky. In cesarean, they don't get that because they're brought out from the top. But having said that, the difference of skin over years that we've seen is more connected to the birth weight and the maturity of the child. Now, most of the premature children, जो birth के time के पहले born हो, थोड़े underweight, are born through cesarean because it's a high risk delivery. Nobody, कोई खड़ा नहीं रहता है, वो चलो निकाल दो, अभी थोड़े problem आ रहे हैं अंदर, we can see, let's get the baby out. So cesarean is done. The babies are born at 2 kilos, 2.12. At that time, the skin is anyway very underdeveloped. So that's why that would form a better connection. Why cesarean skin, babies born through cesarean have more sensitive skins is because they are brought out a little before. Got it. So that's why their skins are But tougher. long term में effects होते हैं? Cesarean depends on the birth weight. Okay. Depends on the birth weight. कितना जन्म का वजन है. So बाकी अगर दोनों normal average birth weight में ही हुआ तो कोई फर्क पड़ता है cesarean and normal delivery not that. And we've seen them grow. हमारे सामने बड़े हुए हैं. You कुछ can't नहीं make out. There's no connection. Absolutely. And newborn जब होते हैं उनकी skin भी peel होने लगती है. Why? Dry skin. So what happens is when they're born, no, their skin sheds. They renew their layer. अंदर they have been there for 9 months. Skin develop हुई last 3 महीने में. Now that environment is warm, cozy, different. अभी बाहर आए हैं तो पहले का जो ऊपर का layer है हट जाता है. Or you get good skin later. And then you moisturize that again. It's a part of dryness. Moisturize करो तो और भी अच्छी skin होएगी. But करते हैं, is it very normal and common in India? Moisturizing? नहीं यार, वो थोड़ा trend change करना है. क्यों नहीं करते लोग मॉइस्चराइज? करते हैं, बट दे फील कि ऑयल इज स्टिल नंबर वन. एंड आई एम टॉकिंग टू द मासेस हियर. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक दादी, नानी, चाची, वो स्टिल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. गलत नहीं है. देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ साइंस इन अ लॉट ऑफ थिंग्स दे डू, बट सर्टेन थिंग्स मे नीड टू चेंज विद टाइम. And this is one of them. वही कुछ बच्चे पैदा होते हैं, उनको पैदा होते सी बर्थ मार्क्स भी होते हैं. पैनिक करना चाहिए वो बर्थ मार्क्स को देख के? बर्थ मार्क्स एट बर्थ अलग प्रकार के रहते हैं. द लॉट ऑफ व्हाट वी कॉल एज स्टॉक बाइट्स एंड थोड़े थोड़े द रेड स्पॉट्स जो चले जाते हैं. इधर पीछे काफ़ी रहते हैं. मंगोलियन स्पॉट्स करके ब्लूइश ब्लैकिश स्पॉट्स पीछे रहते हैं. वो ऑल टेम्पररी बर्थ मार्क्स चले जाते हैं. हिमैंजियोमास आर देयर, जो कपिलरी डिफेक्ट, स्किन के नीचे वो थोड़ा स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है, उसको ट्रीट करना पड़ता है या अपने आप धीरे धीरे निकल जाते हैं. एंड थर्ड इज योर टिपिकल नीवसिस, ब्लैक बर्थ मार्क्स और हाइपोपिगमेंटेड, मतलब वाइट पैचेस जो रहते हैं, ब्लैक वाइट, ये सब बर्थ मार्क है. लेकिन उनको असेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है. कितने हैं, साइज में बड़े हैं कि नहीं, आर दे, उसको कैफे ओले स्पॉट्स बोलते हैं. देयर सम काइंड ऑफ बर्थ मार्क्स विच आर कॉफी लाइक कलर एंड मल्टीपल स्पॉट्स. उनको ट्रीट कैसे करते हैं? पैनिक करना चाहिए जब ये नहीं, उनको असेस कराना है, क्योंकि बियॉन्ड अ सर्टेन साइज और बियॉन्ड नंबर उनका कनेक्शन रहता है ब्रेन के साथ. मतलब कुछ गड़बड़ ऊपर है तो वो टेस्ट करना पड़ता है. मतलब क्या गड़बड़ होती है? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, मतलब कैफे ओले स्पॉट जो रहते हैं, दे टेल अस कि दिमाग में कुछ डेवलपमेंटल स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटीज हो सकती है. इट्स नॉट दैट कॉमन, बट ब्लैक मार्क्स, नीवसिस जो भी है वो एक बार असेस कराना डॉक्टर के पास जाके इज इम्पोर्टेंट. एंड नियोनेटल एक्नेस क्या होते हैं? बेसिकली एक्नेस भी हाँ, तो वो क्या होता है ना, मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग. सो मदर के ब्रेस्ट फीड में वो ईस्ट्रोजन जैसा हार्मोन जाता है, एंड दीज आर ऑल्सो प्यूबर्टल हार्मोन्स. जो प्यूबर्टी में हमें टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स. सेम एक्ने, प्यूबर्टी में कैसे एक्ने रहते हैं, हियर दे गेट एक्ने बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स थ्रू मदर्स मिल्क. वेरी कॉमन, कुछ करना नहीं है.
फिर क्या होता उसका एक वर्जन रहता है, फ्लेड अप वर्जन कॉल्ड एक्ने वल्गारिस. स्किन केयर रखना है, टेक इट एज अ नॉर्मल रैश, सिंपल लोशन, सिंपल ऑइंटमेंट्स. तो अगर बच्चों को ऐसे अगर ये हो जाते हैं, सो दीज आर न्यूबॉर्न एक्ने. हाँ, न्यूबॉर्न एक्ने जो है, तो फिर इसको यू कैन स्टार्ट विद सिंपल मॉइस्चराइजिंग बस. या और अगर बहुत बढ़ गए तो फिर समटाइम्स दे गेट सेकेंडरी इन्फेक्शन. मतलब तो उसमें एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाना और कुछ नहीं करना है, अपने आप चले जाएंगे, अपने आप चले. देयर आर फ्यू किड्स जिनमें एक बॉडी ओडोर होता है, तो वो उससे कैसे दूर जाए? क्योंकि वो बॉडी ओडोर बचपन में अगर ट्रीट नहीं किया जाता ना, तो बड़े होके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है बहुत लोगों. करेक्ट. सो बॉडी ओडर का नंबर 1 कॉज अगेन इज हाइजीन, स्किन हाइजीन. नहलाना, skin infections cause body odor, which is number 1. Dryness, number 1. It's all coming down sub dryness पे. Dryness causes eczema, atopic dermatitis causes itching, खुजलाना causes infection. Infection causes very bad skin smell. So एक last thing I want to tell you here on a very important skin care note is जब भी आप बच्चे को नहला के निकालो, don't let them air dry. Air drying is the number 1 cause of skin infection because you're leaving some, you can never air dry it 100%. Always some amount of dampness, wetness stays behind, which is the root cause of all infection. ऐसे नहीं कि सूख जाएगा अपने आप, नहीं, तो टाल से धीरे धीरे डैप करके यू हैव टू, डोंट लेट देम एयर ड्राई. एंड ऑब्वियसली स्कैल्प एयर ड्राई किया तो साइनसाइटिस, खांसी सर्दी, वो तो अलग ही है. लेकिन फ्रॉम स्किन हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू नेवर. एंड यस, ड्राई फिट कपड़े आते ना, नॉन कॉटन, वो अलग, वो एकदम फैंसी वाले, ब्रीदेबल, नॉट द बेस्ट फॉर योर चिल्ड्रन. वो हर स्कूल में जो सॉकर टी शर्ट पहनाते हैं ना, इट्स द वर्स्ट थिंग. It lets the skin stick to the sweat. वो चिपक जाता है. और कई बच्चे खेल के आने के बाद नहाने को डालना is a task. Yeah. And that is the root cause of skin infection. So best is pure cotton clothing. 100% cotton. तो अगर कोई बच्चों को एक्जिमा एलर्जी है तो उनको वो टी शर्ट के अंडर एक कॉटन पतला पहना के उस पे पहना. सिर्फ ड्राई फिट बॉडी पे रहता है 5-6 घंटे तक, तो इट्स अ प्रॉब्लम. यस, बेसिकली इट्स नॉट, इट्स द स्किन, द स्वेट ड्राइज, you think it's dry because it's dry from outside, so you don't change. So it's basically just the sweat sticking there. See what happens in ये normal t-shirt, पूरा गीला है. After a game you're not going to leave this on. नहीं, because it's all wet and sticking. Yes. And you're going to remove it. देर वो आप पहने रखोगे क्योंकि वो ड्राई फिट है. वो बाहर से तो बिल्कुल गीला ही नहीं है. सो ये चलो अभी रहने दो, अभी 2 घंटा फिर देखेंगे. यही करते हैं. That's the problem. That's the problem. Skin infections हो सकते हैं. Fungal being the commonest. information दी. Fungal being the commonest. And skin infection is the number 1 cause of persistent body odor. Wow. I had one question which got left because we were talking about so many things. कि मदर की जो डाइट होती है उससे फ़र्क पड़ता है क्या बच्चे को? सो अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ एवरीथिंग दैट द मदर ईट्स गोज थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क. हमारे वहाँ स्ट्रिक्ट नो-नोज है जो मदर को बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए व्हेन दे आर ब्रेस्ट फीडिंग. जैसे क्या? नंबर 1 इज चाइनीज़ फूड बिकॉज ऑफ MSG. क्या होता है? MSG causes lot of indigestion in the baby. वो अजीनोमोटो जो बोलते हैं ना, होममेड चाइनीज़ विदाउट अजीनोमोटो, MSG इज़ फाइन. ब्लोटिंग बहुत होता है, गैस बहुत होता है. नंबर 2 है ऑब्वियसली अल्कोहल, विच इससे स्ट्रिक्ट नो टू. कभी कोई ओकेजन है तो ये टू पंप एंड डंप. मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बिल्कुल नहीं, अवॉइडेबल. लेकिन कभी कभी बोलते हैं सर पार्टी है, मैरिज है, ये वो 1-2 ठीक है, लेकिन उसके बाद 3-4 घंटे के लिए यू टू एक्सप्रेस एंड डंप. And then think of feeding. Any food that makes the mother sick, we avoid. Uncooked meals during pregnancy, during breastfeeding. Kacha khana. क्यों? Highest chances of stomach infection. But raw food तो बोलते हैं अच्छा होता है. The more raw your food is, the better it is. Cooked food. Raw is the highest chance of infection. But raw is healthy, right? So it's not. It depends where it's grown. You've seen where your raw food comes from. You never want to see. Trust me, you don't want to see.
So in our city, if you're getting your veggies, unless until you're that kind of a person जो farmer to वो क्या बोलते हैं straight Farm from to table. हाँ वो ऐसा नहीं है तो फिर you have to cook. So the best way to make sure वो infection पेट में नहीं जाता है is through, and obviously you don't want the mother falling sick, Yeah. taking unnecessary medications. और क्या नो है बस these are the major So ones. these are the most important. And कभी कभार कई बच्चे colic ही रहते हैं, गैस बहुत बनता है. You know, they're just crying and they can't digest. And so research shows that the only thing that the mother needs to stop to prevent colics or gas बच्चों में बढ़ने से is milk and milk products. वो अपने वहाँ तो दबा के दूध देते हैं ना. वो आइडिया क्या है? नेक्स्ट बिग मिथ गोइंग टू बस्ट. जितना मम्मी दूध पिएगी उतना दूध बढ़ेगा. कोई कनेक्शन ही नहीं है. देयर इज नो कनेक्शन. सो बेसिकली वो दूध नहीं आ रहा है इधर से. सो नहीं है. So हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है. हाँ. Okay, here's the last question to you. Most shocking thing जो आपको पता चली आज तक आपके करियर में, रिसर्च में, या चीज़ें जो आपने पढ़ी आज तक या एक्सपीरियंस में? I was always under the impression कि ये जो हम लोग खाना खाते हैं is what we eat and what children eat should be very different. But in my experience, I feel कि जितना जल्दी आप बच्चों को अपना खाना दो for taste. So taking this to a next level, then I did a little research कि taste buds बच्चों में कब develop होते हैं कब. तो 9 months to 1 year के बीच में develop होते हैं. And that's the time you want your child to go on a full family diet, जो हम लोग खाते हैं. वेस्ट में ये सब जो नॉलेज है, आई एम नॉट थरली कन्विंस बिकॉज उनके रीजनिंग क्या रहता है, आई एम नॉट कंप्लीटली सोल्ड येट. शक्कर मत डालो खाने में, सॉल्ट मत डालो खाने में. ओवर टाइम आई रियलाइज दैट व्हेन यू डू अ लिटिल रिसर्च, शुगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड्स ब्रेन. तो जो पेरेंट्स एक एक्सट्रीम पकड़ के बैठ जाते हैं कि शुगर नहीं देना है कोई भी हिसाब से, इफ़ यू आर दैट पैशनेट, अवॉइड रिफाइंड शुगर, चलेगा. लेकिन स्वीटनेस इन द फॉर्म ऑफ डेट्स, जैगरी, दीज आर गुड थिंग्स फॉर योर चाइल्ड. वो शुगर से स्टार्व करना फिर कई बार रीबाउंड हो जाता है. व्हेन दे गेट एक्सेस टू बिस्किट्स दे गो क्रेजी कि कभी नेवर टेस्टेड इन माई लाइफ एंड आई फाउंड गोल्ड. दे कीप. सो आई ऑलवेज बिलीव टू गिव अ चाइल्ड एन एक्सपोजर टू एवरीथिंग slowly, gradually, recommended under the advice of your pediatrician. Salt for taste at 9 months. It will make the kid eat more food. So I would request all mothers जो इतना western literature, Google जो करते हैं, it's not gospel truth. So if you look into the core medical reasons, sometimes they don't connect, and lot of them, in my case, simple as salt and sugar and all this. And But sugar is bad. so refined sugar is very bad. Sugar should be banned. So Like poison declare कर देना चाहिए. You're eating poison, yes. refined sugar, strict no. हाँ. But what do you do if you go to a birthday party? What will you do with your child? You'll be the only one saying no to your child for the birthday cake. Yeah, my problem with sugar more is addiction. Correct. So, but आपने स्टार्ट तो कर दिया, एक बर्थडे पार्टी, 2 बर्थडे पार्टी, एडिक्शन हो जाता है. लाइक आई एम सफरिंग थ्रू दैट एडिक्शन टुडे. it's a craving. इट्स अ क्रेविंग. कितनी भी कोशिश कर लो, कैसे भी कर लो, द मैक्स ऑफ गॉटन कि शुगर में 15 दिन में एक बार खाऊं. आई एम नॉट एबल टू कंप्लीटली स्टॉप इट. But why do you want to completely stop it is my question. बिकॉज इट्स बैड. मेरा ब्रेन डेवलपमेंट उससे ख़राब होता है, मेरी एनर्जीज उससे ख़राब होती है, मेरे बॉडी के अंदर जितने मेरे मार्कर्स हैं सब अप एंड डाउन करते हैं. So देयर आर सो मेनी थिंग्स विच जस्ट गोज बैड. I always believe that if it's a poison, don't do it daily. But as a child, as a treat, as an occasion, you're not going to get addicted to it. In fact, the feeling of Controlled. being left out. So I always believe everything in moderation. Okay. I can see a lot of changes, and I feel that parenting is now getting more and more tough. And the people to blame sometimes are the parents themselves.
they are going too hard on themselves. Because of Google. Yes. And they want to be the best at what Google recommends. They want to do the best what it recommends. So go easy. Perfect. Thank you so much for sharing all the knowledge and talking about everything related to not only baby skin, but parenting and parents and the world and resilience and urban and rural and so many more things. I definitely learned so many new things. Thank you so much for doing this. So pleasure's all mine. It's been an amazing conversation. There have been times I had to dig in a little more deeper than I thought I would have to. But it's been an absolute pleasure. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.